हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम वेक्टर के बारे में लास्ट वीडियो हमने रेन मैन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम जीरो वेक्टर के बारे में जानेंगे। जीरो वेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में जानते हैं क्या होता है, किस टाइप से होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। So zero vector is that vector having zero magnitude. Having zero magnitude. Number one, zero magnitude. Number two, arbitrary direction. Number three, जीरो वेक्टर जो है, किसी भी वेक्टर को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ए कोई वेक्टर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो जो होगा जीरो वेक्टर होगा, ना कि जीरो होगा। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा लिखना। नंबर 5, किसी भी वेक्टर को अगर उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज जीरो वेक्टर। अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे जीरो तो ये गलत होगा। तो जीरो के ऊपर वेक्टर साइन होगा या फिर हम उसको जीरो वेक्टर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम इसके अंदर वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स जो होंगे, एग्जांपल क्या होंगे, किस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर ए यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान रखना, फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन वहां जीरो होती है, जीरो की बजाय वो क्या होती है, जीरो वेक्टर होती है। इसी टाइप से अगर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज यूनिफॉर्म, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो उस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज ए जीरो वेक्टर, नॉट जीरो, दैट इज जीरो वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का सही मीनिंग होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है या वेक्टर के को रिजोल्व करना, किस टाइप से हम रिजोल्व करेंगे, फिर इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओके, जानते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ ये कोई वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। ये यहां से यहां तक क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कोस का होगा, आर कोस थीटा हम उसको लिखेंगे। इस डायरेक्शन में होगा दैट इज आर साइन थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हम इसको अगर यहाँ से कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा क्या आएगा, यहाँ से कोस थीटा निकाल सकते हैं, एक्स बाई आर आएगा। या सिंपली यहाँ से इस ट्राइंगल में से कोस थीटा हम निकाल के देखते हैं आता कहाँ से, ये जो अननोन है, ये कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर सिंपल आपको क्या लिखना, अननोन बाई नोन। तो उससे सभी आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। अननोन ये फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक्स बाई में आर, तो एक्स बाई आर क्या हुआ देखे से बस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, सिंपली कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, आर कोस थीटा। सिमिलर अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ इसको निकालेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे दैट इज परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, दैट इज थीटा। ठीक है, या सिंपली आप इसको इस प्रकार से ना लिखने के बजाय ये वेक्टर सेम होगा जो ये वेक्टर होगा। ठीक है, अननोन y बाई में r मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इन दोनों का जो मिल्की इफेक्ट होगा x और y का वो सेम होगा जो इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों को ऐड और स्क्वेयर करके लिख दिया जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या होगा, आर स्क्वेयर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम आर के इक्वल होगा। अगर टेंजेंट थीटा डायरेक्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वाई डिवाइडेड बाई में एक्स। ठीक है, y बाई एक्स क्या देगा, डायरेक्शन यहाँ पर इस टाइप से हमें देगा। तो ये होगी इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन। अब कोई न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके अंदर ये प्लेन के अंदर किया, अभी 3D के अंदर इसको। ओके, ये क्वेश्चन गिवन है, मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके जो कंपोनेंट है उनको रिजोल्व करना है। तो आइए रिजोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
जैसा गिवन है, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ कोई वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। अब इसे कंपोनेंट हम लोगों को रिजोल्व करने, रिजोल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो वेट जो होगा ऑलवेज इस टाइप से लिखा जाएगा m इंटू जी। ओके, परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हुआ, एक ये कंपोनेंट हुआ, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में, इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग में होते हैं वो दोनों के दोनों। अब ये 30 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, इसको नीचे तक मिला दो, ये 90 डिग्री हो गया। ये 30, ये तो कितना हुआ, दोनों का सम 90 डिग्री होता है, मतलब तीनों का सम 180 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ, सिंपल 60 डिग्री, या 60 डिग्री भी नहीं पता, इसको 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है सेम एंगल होता है जो ये होता है 30 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, लिखोगे आप 60 डिग्री 30, वही मीनिंग हुआ। अब ये एंगल 30 है, ये कंपोनेंट mg का, तो ये हो गया mg cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो गया mg sin 30 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो वैल्यू निकाल दो। अलोंग द प्लेन क्या वैल्यू होगी, अलोंग द प्लेन के अलोंग क्या वैल्यू होगी, वेट के कंपोनेंट की mg sin 30, m कितना है मास 2, g कितना 10, sin 30 कितना 1/2, 2 से 2 10 आंसर आ गया। किसका आंसर आया, 10 हमारे पास जो था, ये एक प्रकार से mg न्यूटन में आएगा वेट, ठीक है। नंबर 2, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर बात करें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा, ये mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, m कितना 2, g कितना 10, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 की वैल्यू पता है 1.73 होती, तो 17.3 न्यूटन। तो इस टाइप से हमने इन दोनों को यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, अलोंग और परपेंडिकुलर के जो कंपोनेंट हमसे पूछे गए थे। अब प्लेन के अंदर करते हैं किस टाइप से इनको रिजोल्व किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन के अंदर बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in 3D, in 3 dimension, in 3 dimension। ओके, देखिए शाबाश, फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्यूब है हमारे पास, क्यूब के अंदर ही इसको अच्छे प्रकार से इमेजिन कर सकते हो आप। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पोज की, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब जो वेक्टर, ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर हो गए एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हमने इनसे, यहाँ तक है एक्स वेक्टर, ये है वाई वेक्टर, ये है जेड वेक्टर। यहाँ से ये देखो, ये जो फेस है पीछे वाला बैकवर्ड फेस जो है, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। ये जो है फॉर एग्जाम्पल कोई आर वेक्टर है, आर वेक्टर बनेगा कैसे, देखो इसका तो बैक है और इसका फ्रंट है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिलाना बहुत जरूरी है, ये जो वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर, कोई भी वेक्टर, इसको आर डैश का नाम दे दिया मैंने। अब ये वेक्टर क्या हुआ, दो वेक्टर का सम है, एक वेक्टर ये ट्राइंगल सोलर वेक्टर एडिशन, एक ये हो गया। अब ये वेक्टर कौन सा, जेड वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा, एक्स वेक्टर, ठीक है। तो आर डैश वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जेड वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, ठीक है। या फिर हम इसको ए एक्स ए वाई ए जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। लो, मैंने इसको ए एक्स का नाम दे दिया, जो आपकी बुक में उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसको मैंने ए वाई वेक्टर का नाम दिया और इसको मैंने ए जेड वेक्टर का नाम दिया। तो आर डैश वेक्टर किसके इक्वल हुआ, आर डैश इज इक्वल टू ए जेड वेक्टर प्लस ए एक्स सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, ये भी एक्स है, ये भी ए एक्स वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पहुंचना, ये ट्राइंगल बन चुकी है, तो आप देख पा रहे हो ये आउटसाइड। तो आर जो वेक्टर होगा इसका सम प्लस इसका ट्राइंगल स्लो वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर है सेम, ये है ए वाई,
तो ये आर जो वेक्टर हुआ क्या हुआ, ए जेड वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये था आर वेक्टर को कंपोनेंट में फॉर्म में एक्स वाई जेड की फॉर्म में हमने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखें, ये जो रिजल्टेंट इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ यहाँ से कंप्लीट जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ, ये जो एंगल देख पा रहे हो दैट इज ओके। देखिए शायद बस यहाँ पर जो आर है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, जो आई कैप के आगे उसका स्क्वायर, जे कैप के आगे स्क्वायर, के कैप उसके आगे स्क्वायर। अब होता है डायरेक्शन कोसाइन, डीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो होती कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब यहाँ से अगर कोस अल्फा फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, इसके अंदर कोस अल्फा देखें से बस ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस अल्फा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या ए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो इसको कोस अल्फा को हम क्या लिखेंगे ए एक्स बाई में आर। सिमिलर कोस बीटा निकालेंगे, बीटा किसके साथ है वाई के साथ, तो ए वाई बाई में आर। सिमिलर कोस गामा क्या होगा ए जेड बाई में आर। तो इस टाइप से हमने इनके बारे में निकाला। इसको एल बोलते हैं, इसको एम, इसको एन रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। आप सिंपल भी कर सकते हो। यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑल थ्री इक्वेशन एंड एडिंग, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वेयर किया और ऐड कर दिया। उससे देखते हैं क्या आएगा, क्या रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर होगा, प्लस ए वाई का स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर होगा, प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो यहाँ से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये है क्या, यहाँ से देखें आर है, आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हुआ 1, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 1। अब बात ये कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो कुछ खास नहीं, इसके अंदर साइन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन और कोस में क्या रिलेशन होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सिंपल वही रिलेशन यहाँ यूज करेंगे। साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। ये देखते हैं क्या आएगा। अब 1 1 1 3 हो गया, नेगेटिव साइन कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये वैल्यू कितनी है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। ओके, एप्लीकेशन पूछ ली जाए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम धकेल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड को रिएक्शन हम एक्शन यहाँ करें तो एक्शन की वजह से हमें रिएक्शन मिल रहा है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, या कुछ केसेस में बोला जाता है इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश ए लॉन रोलर। ठीक है, ये कैसा क्यों होता है कि किसी लॉन रोलर को पुल जो करना है और पुश करना है, उस केस में डिफरेंट एक्शन किस टाइप से होता है, इजियर टू पुल। ठीक है, इजियर टू पुल देन टू पुश इट, ऐसा क्यों होता है देखिए शाबाश, इसका लॉजिक समझे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट इसका मास m है तो वेट क्या होगा m इंटू जी। एक फोर्स तो बेटा इस पे ऐसे लगा, ठीक है, नंबर 1 ये हम इसको धकेल रहे हैं, एक फोर्स इसके ऊपर इस टाइप पे लगा, ठीक है, इसको हम खींच रहे हैं, इसमें धकेल रहे हैं उसमें खींच रहे हैं, तो क्या होगा एक्चुअल में होता क्या है, जो वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, हमें सभी को पता है R इज इक्वल टू mg। अब ये जो फोर्स लगे इसके दो कंपोनेंट लगे रियल में यहाँ पर। ठीक है, इसको हम थीटा एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वेक्टर साइन नीचे है ना बेटा, कंपोनेंट भी इसके नीचे की तरफ ही होंगे, इस टाइप से कंपोनेंट बने इसके रियल में 1 2। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग बनते कंपोनेंट, ये नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी बना देंगे। ये एरो इस साइड में है ना, तो इसका मतलब नीचे ऐसे जा रही है एरो, कंप्लीट करो इसको। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ लगा, ये एंगल थीटा था, ये एंगल हमने थीटा मान के चले। ठीक है, ये फोर्स का कंपोनेंट एफ कोस थीटा हुआ, ये एफ साइन थीटा। ध्यान से देखो एफ साइन थीटा वेट में ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब इससे क्या हो रहा है, इसका वेट जो था पहले से और ज्यादा बढ़ गया। अब इसी केस में अगर बात करें, वेट क्या है mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स जब लगेगा किसी एंगल थीटा पे तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। अब नेट रिजल्टेंट वेट कितना हुआ mg माइनस एफ साइन थीटा। पहले से कुछ ना कुछ वेट उसका कम हो चुका है, कम होगा तो उसको इजी रहेगा, ज्यादा होगा तो धकेलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए बोलते हैं इट इज इजियर
टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हो घर पे एग्जांपल, ऐसे कोई खास बात नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से हमारा जो वेक्टर का कंप्लीट जो चैप्टर था वो फिनिश हुआ। आई कैप में आई कैप जुड़ेगा, जे में जे, के में के, कोई भी वेक्टर है तो इसी प्रकार ऐड होंगे। एक बार मैं लिख भी देता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है और दोनों के दोनों 3D के अंदर है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर जो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों को ऐड करें तो ए एक्स प्लस बी एक्स होगा आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कितने एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि सेम डिस्टेंस पर जाके दो डिफरेंट एंगल, और सभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सभी केसेस उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।